ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझो, दो तरह के लॉज होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ। और इंडिया में दोनों ही न्यूज़ में। क्रिमिनल लॉ तो चलो हमें पता है क्यों न्यूज़ में, क्योंकि एक पुराने सेट ऑफ लॉज थे जिसको बदल के हमने न्यू सेट ऑफ लॉज इंट्रोड्यूस किए। पर सिविल लॉज न्यूज़ में क्यों है? सिविल लॉज न्यूज़ में बिकॉज ऑफ यूसीसी। यूसीसी क्या है? देखो, चाहे ये पुराने थे पर ये कभी भी धर्म जात के ऊपर भेदभाव नहीं करते थे। चाहे पुराने हो सकते, आप देखो 1860, 72, 1970, चाहे पुराने हो सकते पर कोई भेदभाव नहीं था इनमें। पर अगर हम बात करें हमारे सिविलियन लॉज की, तो उसमें आज भी रिलीजन के बेसिस पे चीज़ें अलग अलग है। बड़ा सिंपल, शादी करनी है तो धर्म बीच में आएंगे, डाइवोर्स लेना है तो धर्म बीच में आएंगे, प्रॉपर्टी अगली जनरेशन को ट्रांसफर करनी है तो धर्म बीच में आएंगे। तो अभी आज की क्लास में हम क्रिमिनल लॉज पे फोकस करेंगे, पर आपको बताना चाहिए सिविल लॉज भी इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार जब एनडीए इलेक्शन में गया, बीजेपी इलेक्शन गया, उन्होंने साफ साफ बोला था कि हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मान लो आपसे कोई पूछे इंडिया में वो कौन सी स्टेट है आज तक एक लौती जिसने यूसीसी को इंट्रोड्यूस किया है, इसका सही आंसर है उत्तराखंड। पर आप में से कोई कह सकता है गोवा, तो गोवा ने कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, उनको वो विरासत में मिले हैं पोर्तुगीज कल्चर से। तो गोवा एक कॉलोनी ब्रिटिशर्स की नहीं थी, पोर्तुगीज की थी। क्या आपको पता है 47 में ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि चलो हम जा रहे हैं इंडिया छोड़ के, पर पोर्तुगीज नहीं गए थे, उन्होंने गोवा छोड़ा ही नहीं। फिर अलग से एक ऑपरेशन किया गया था गोवा के लिबरेशन का, जितना मुझे याद है वो हुआ था 1960 में, उसका नाम था ऑपरेशन विजय, और उसके थ्रू इंडियन आर्मी ने पोर्तुगीज को गोवा से बाहर निकाला। तो गोवा का कल्चर बड़ा ही अलग था। पोर्तुगीज ने वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था कि सिविलियन लॉज, शादी, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, इन सब में भी धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। तो उत्तराखंड पहली स्टेट बनी जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया, और अब और बहुत सारी स्टेट्स हैं जो इसको इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं। कौन कौन इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता है? एमपी अनाउंस कर चुका है, यूपी अनाउंस कर चुका है, गुजरात अनाउंस कर चुका है, कर्नाटका अनाउंस कर चुका है। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बहुत बड़ा है हमारी कंट्री में, ठीक है। पर हमारा आज फोकस होगा क्रिमिनल लॉज पे। तो एक चीज़ तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि भाई ये बहुत पुराने हैं। कोई एक ऐसा क्राइम बताओ जो टाइम के साथ बढ़ा है, पहले नहीं होता था अब बहुत बड़ा क्राइम है। साइबर क्राइम। तो तब तो पता भी नहीं था कि साइबर क्राइम जैसी भी कोई चीज़ होगी। ये बनाए थे ब्रिटिशर्स ने। आप देखो मेजॉरिटी कानून तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे थे, तो इसमें पक्का कुछ ऐसे कानून भी होंगे जो सेडेशन या देशद्रोह को बहुत सीरियसली टैकल करते होंगे, कि कोई भी ये ना बोल दे कि हम क्राउन के अगेंस्ट है, कोई भी इंडिपेंडेंस की बात ना करे। पर अब वो चीज़ें थोड़ी ना है। तो वही बात होगी, या तो एक टेढ़ा मेढ़ा ढांचा है, आप इसमें रहते हो, तो या तो आप इस ढांचे को थोड़ा 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 रिपेयर करते रहो रोज, या इसको एक बार पूरा तोड़ो और नया ढांचा बनाओ। तो अब तक हम इस पे छोटा रिपेयर वर्क करते थे, अब सोचा है कि नहीं पूरा ही बनाते हैं। एक और बात बताओ, आज 2024 है, ये कानून 2024 में लागू है, पर इनमें 2023 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पार्लियामेंट ने 2023 में इनको पास कर दिया। आई होप आपको पता है, पार्लियामेंट जिसके 3 पिलर्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब एक कानून पार्लियामेंट में पेश होने वाला है वोटिंग के लिए, डिस्कशन के लिए, उससे पहले उसको बुलाते हैं ड्राफ्ट। जब वो पेश हो गया और पार्लियामेंट में है और उस पर डिस्कशन हो रही, उस दौरान उसको बुलाते हैं बिल। और जब प्रेसिडेंट के दस्तखत हो गया और वो पास हो गया, तब उसको बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं उसको? एक्ट। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या कोई कानून एक्ट बनते ही लागू हो जाएगा? ये समझने वाली बात है, ऐसा नहीं होता। एक्ट बनते उसको लागू करना जरूरी नहीं है, उसको लागू करने के लिए उसको नोटिफाई करना बहुत जरूरी है। कैसी दिखती है नोटिफिकेशन?
ये देखो, तो सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होता, उसको नोटिफाई करना, लोगों को बताना कि अब से ये लागू हो रहा है, वो जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के रेडी हो गया था? 26 नवंबर 1914। लागू कब हुआ था? बिल्कुल, बस आप इसी लॉजिक से समझो। अगर प्रेसिडेंट ने दस्तखत कर दी तो इसका ये मतलब नहीं कल सुबह से लागू होगा, उसकी नोटिफिकेशन के बाद। तो ये पास हो गए थे पार्लियामेंट से 2023 में, लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से। तो 1 जुलाई से पहले जो क्राइम होते थे उनमें कौन से लॉस काम करते थे? उसमें काम करते थे ये सब। 1 जुलाई रात जैसी 12 बजे और अगला दिन शुरू, 30 जून खत्म हुई, 1 जुलाई शुरू हुई, तो 30 जून की रात 12 बजे के बाद ये सब लागू होने शुरू। तो पक्का कहीं ना कहीं पहली एफआईआर हुई होगी इन न्यू कानून। होता ना इंडिया में कि पहला क्या हुआ, तो पहली एफआईआर दिल्ली में हुई थी, पर वो केस बड़ा अजीब था। एक वेंडर था, स्ट्रीट वेंडर, रेडी वाला, उससे डिस्प्यूट हो गया था। तो सोचा गया कि भाई नए लॉज ऐसी चीज़ नहीं डिजर्व करते। देखो इंडिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में शायद इलीगल होती हैं, पर आप फिर भी उसको होने देते हो क्योंकि किसी का घर चल रहा है। इंडिया में बहुत लंबी डिस्कशन होती है कि क्या बेगिंग, भीख मांगना इलीगल कर दें। शायद कोई भी कंट्री बोलेगी कर दो, पर आप एक रोबोट नहीं, आपको एक ह्यूमन ही सोच भी रखनी पड़ेगी कि फिर क्या होगा उन लोगों का। सही बात है भाई, बेगिंग एक सही सोल्यूशन थोड़ी ना है। आपने भी बड़ी बार देखा होगा कि इंसान काम करने लायक होता है फिर भी वो बेगिंग कर रहा है। ठीक है, आप बेगिंग को शायद आगे जाके हटा भी दो, कब? जब आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सको, तब तक शायद ये सब चीज़ों के ऊपर कागजी तौर पे होगा कि बंद कराओ, कागजी तौर पे होगा कि इसको रोको, पर चलने दिया जाता है। ऐसी स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर्स, ये सब है, कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ी ना है। रेडी लगाना, आपने देखा होगा बहुत सारी भीड़ी मार्केट में लोग पीठ पे बैग टांग के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। अब ठीक है, पुलिस उनको बोल देती यहाँ नहीं वहाँ चले जाओ, पर आप उनको पकड़ के जेल में डाल दोगे तो ये भी तो गलत है। आप या तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दे दो कि हाँ भाई कल से ये नौकरी करनी है आपने। तो आप समझो, लॉ और ह्यूमैनिटी के बीच की एक लाइन होती है, वो पकड़नी बड़ी ज़रूरी है। अगर हर जगह से आप बोलोगे एक गरीब को कि यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं सोना, यहाँ से भाग जा, तो वो कहाँ जाएगा बेचारा। तो ये सब चीज़ें एक मतलब हर चीज़ एक कागजी तौर नहीं हो सकती, हर चीज़ एक पेपर के थ्रू नहीं आप कर सकते। थोड़ी चीज़ें में आपको अंदर का जो इंसान है उसको भी बिठाना पड़ता है। आप खुद सोचो, कोर्ट में जज क्यों बैठा है अगर हर क्राइम की सज़ा लिखी हुई है? किसी ने चोरी करी तो दे दो उसको सज़ा, कंप्यूटर में डाल दो चोरी करी है, कंप्यूटर बता देगा क्या लिखा हुआ है। पर जज वहाँ पर बैठा है सिचुएशन समझने के लिए, क्राइम समझने के लिए, और उस हिसाब से क्या सज़ा बनती है। आप समझे इस चीज़ को? ठीक है, तो अब से ये 3 खत्म हो जाएंगे। ये नए 3 सेट ऑफ लॉज, ये सिर्फ 3 कानून नहीं है, इनके अंदर बहुत सारे कानून हैं। ये 3 आप कह लो, पुरानी 3 बुक्स खत्म, नई 3 बुक्स शुरू। ठीक है, पर थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। जो क्राइम इस साल जनवरी में हुआ, फरवरी में हुआ, मार्च में, अप्रैल में, मई में, क्या उन सबका फैसला आ गया होगा? तो वो कोर्ट में आज भी पुराने कानूनों के थ्रू ही चलेंगे। 1 जुलाई से जो क्राइम हुए हैं और वो जो नई मतलब इस एफआईआर के अंदर रजिस्टर हुए, वो नए कानूनों के हिसाब से चलेंगे। तो थोड़ा टाइम तक कोर्ट को थोड़ा हाइब्रिड मोड पे काम करना पड़ेगा, दोनों सेट ऑफ लॉज चलाने पड़ेंगे। जैसे आई होप आप इतना तो अवेयर हो, ये जो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते ना, इसमें 2 लॉज चलते हैं, 2 थ्योरीज चलती हैं। एक ओल्ड सिस्टम है, एक न्यू सिस्टम है। कुछ लोगों को फायदा है वो पुराने वाले सिस्टम से इनकम टैक्स भरने में, कुछ को नए वाले सिस्टम से, तो दोनों चलते हैं। ऐसे कुछ टाइम तक ये रेलिवेंट होंगे, मे भी कुछ सालों के बाद इनको पूरा खत्म कर दिया जाएगा और सब कुछ इस पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो बताओ मैं आपको ये आर्टिकल क्यों दिखा रहा हूं कि अब जो लागू हुआ है उसकी सारी अप्रूवल्स पिछले साल दिसंबर में हो चुकी है, बस इसको लागू थोड़ा बाद में किया गया।
अगर आपको याद हो, पिछले साल जब विंटर सेशन चल रहा था तो ऑपोजिशन बहुत बड़े स्केल में वॉकआउट कर गई थी, बहुत सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, डिस्क्वालीफाई नहीं, सस्पेंड कर दिया था, बहुत क्लेश हो गया था लोकसभा राज्यसभा में। उन्हीं दिनों में इन 3 लॉज को पास किया गया था, इन 3 नए क्रिमिनल लॉज को पास किया गया था। तो हो ये सब कुछ चुका है पिछले साल दिसंबर में, नोटिफाई इसको अब किया गया। ठीक है, ठीक है। आपने ये अगर बचपन में कभी अखबारें पढ़ते थे तो बहुत आता था, गैजेट ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून में बीच में लिखा आता था। आपने देखा होगा ट्रिब्यून और इसका फॉर्मेट भी बहुत मिलता है आपस में, जो ये यूज़ करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, फॉन्ट, इनका फॉन्ट आपस में बहुत मिलता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक मुझे बताता हो, सबसे बड़ा रोल किस मिनिस्ट्री का रहा होगा इन 3 नए कानूनों को लागू करवाने में? तो देखो, वैसे तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स होता है पूरी सरकार का, पर जिस मिनिस्ट्री को इसको बिल्कुल एकदम लेके साथ में चलना पड़ा होगा वो होती है लॉ एंड जस्टिस। बड़े सारे लोगों को ये डाउट होता है कि लॉ मिनिस्ट्री क्यों चाहिए जब आपके पास कोर्ट्स हैं? क्योंकि कोर्ट जिन कानूनों के बेसिस पे काम करती है वो कानून कोर्ट नहीं बनाती, वो कानून को कौन बना के देता है? पार्लियामेंट। तो कोर्ट जो लॉज पे काम करती है वो खुद नहीं बना सकती, पार्लियामेंट से आते हैं। और पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा कानून कौन बनाता है? सरकार, ऑपोजिशन की कोई इंडिविजुअल मेंबर? सरकार। सबसे ज़्यादा कानून सरकार ही पुश करवाती है। औरों के पास भी ऑपोजिशन भी ला सकता है, डिस्कशन हार जाएगा, वोट हार जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कानून जो होते हैं वो सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में लेके जाए जाते हैं पास करवाने के लिए। और सरकार जब कानून पार्लियामेंट में लेके जाती है तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 नए क्रिमिनल लॉज के सेट है, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो एक बार देख लेते हैं क्या किसको रिप्लेस करेगा। आईपीसी की जगह आएगा भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह आएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एविडेंस एक्ट की जगह आएगा भारतीय शिक्षा संहिता। ठीक है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता, विक्टिम राइट्स एंड नीड्स को प्रायोरिटाइज करना, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, वुमेन, चिल्ड्रन, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। विक्टिम को मदद करने में और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना, पुलिस स्टेशंस, पुलिस इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रॉन्ग करना, प्रोसेस को ज़्यादा स्पीडी बनाना, थोड़ी मॉडर्न प्रैक्टिसेस को यूज़ करने से। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात आपको मैं बताता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि आज भी जब आप एफआईआर लिखवाने जाते हो तो सिर्फ कागजी लिखी जाती है, जब आपको पता है वो रजिस्टर गुम भी सकता है, वो जल भी सकता है, फट भी सकता है। साथ में जब वो इंसान, उसके साथ जो भी प्रॉब्लम हो वो बता रहा है, आप उसकी एक वीडियो बना क्यों नहीं बना सकते? एक छोटी सी कंपनी है ना, वो भी आज के टाइम पे बायोमेट्रिक्स करती है अपने एम्प्लॉयज़ का कि इतने बजे आगे, इतने बजे चले गए। तो हम इतने बड़ी कंट्री में इतना छोटा सा सिस्टम क्यों नहीं लेके आ सकते? आपने बड़ी बार सुना होगा कि कहते हैं कि भाई पुलिस ने ज़बरदस्ती बयान लिखवा लिया। हम क्यों उस टाइम पे एक कैमरा ऑन नहीं कर सकते कि वो बंदा बैठा है अपना पूरा बयान? आप समझ रहे हो? क्यों आज भी एक इंसान अगर कोर्ट में जाके ये बोल दे कि मेरे पास यहाँ पर सबूत है, क्या सबूत है? स्क्रीनशॉट्स, तो उसको ऐसे देखा जाता है कि ये कोई सबूत होता है? जब आपकी ज़िंदगी के 24 घंटे में से रोज़ के 12 घंटे फ़ोन पे ही बीत रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी के बड़े सारे काम तो फ़ोन पे ही हो रहे हैं। तो ये क्यों नहीं? और ये सच में सोचने वाली बात है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि भाई आपने ये क्या बोल दिया कि आपने कोर्ट में स्क्रीनशॉट कैसे दिखा दिया। अगर आपने किसी के साथ कोई बातचीत करी, आपने किसी को बोला कि हाँ इस कंपनी में पैसा लगाना है, वो बोलेगा भाई मैं लगा देता हूँ। आपने उसको बोला चलो ठीक है, ये हमारी डिटेल्स होंगी, डॉक्यूमेंट शेयर किए, यूपीआई आईडी शेयर करी, उसने आपको पैसा दिया। अब आप मुकर गए कि भाई मुझे कोई पैसा नहीं मिला, तो क्यों वो इंसान स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखा सकता? इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना। अभी ऐसा होता है कि भाई ये क्या कर दिया, कोई कागजी दिखाओ। तो अगर चीज़ें बदली हैं, पहले चलो चिट्ठियाँ चलती थी, ईमेल चलती थी, आज टेक्स्ट चलते हैं, बहुत सारी ऐप्स चलती हैं, तो उनको भी तो एक एविडेंस की तरह आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने किसी को पैसे दिए तो क्यों आप यूपीआई आईडी नहीं दे सकते? देनी चाहिए बिल्कुल, और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कोर्ट को। तो ये थोड़ी मॉडर्नाइजेशन की कमी थी जिसको मे भी अब शायद काफ़ी हद तक सुधारा जा रहा है, पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है।
आप नए सेट ऑफ लॉस तो लेकर आ रहे हो, पर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, पुलिस की, शायद लॉयर्स की। आपको पता है इन 3 लॉस को सिखाने के लिए लबासना भी 1 महीने का एक कोर्स शुरू करवा रहा है। लबासना से कौन निकलते हैं? IAS, IPS, IFS। उनके लिए भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि अब सच में क्या बदले, क्योंकि बड़ी बार आप देखोगे कि DM या SP फाइनल ऑर्डर सुनाते हैं, तो वो कौन होते हैं? IAS, IPS ही होते हैं। तो लबासना से लेकर एक पुलिस स्टेशन तक हर जगह ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आपके फ़ोन में जब एक अपडेट आता है ना, तो अपडेट के बाद वो बताता है हो गया अपडेट, फिर वो पूछता है कि क्या जानना चाहोगे, व्हाट इज़ न्यू, आता है लिखा हुआ कि अभी। तो अगर वहाँ व्हाट इज़ न्यू आ सकता है तो यहाँ तो ज़रूर ही आना चाहिए। ठीक है, ठीक, समझते हैं। तो 3 नए क्रिमिनल लॉस को अब ऑन इफेक्ट ले आए हैं 1 जुलाई 2024 से, और पुराने कॉलोनियल एरा मतलब ब्रिटिश टाइम के जो लॉज हैं अब उनको खत्म किया जाएगा धीरे धीरे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर पहले बड़े स्पेसिफिक सजाएं नहीं थी, रूल्स नहीं थे। टेररिज्म, मॉब लिंचिंग, सोचो पहले इंडिया में एक टेररिस्ट की डेफिनेशन क्या है वही नहीं पता था किसी को। कोई इंसान टेररिस्ट है या नहीं है पता है कौन डिसाइड करता था? मीडिया डिसाइड करती थी कि इस इंसान को टेररिस्ट बोलना है कि नहीं बोलना। इसलिए आपने सुना होगा कई बार JNU के स्टूडेंट्स को टेररिस्ट बोल देना, कई बार किसानों को टेररिस्ट बोल देना, कई बार एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट को बंदा जाता है उसको टेररिस्ट बोल देना। तो टेररिस्ट की डेफिनेशन ही नहीं थी कहीं पर। होता क्या एक टेररिस्ट? मॉब लिंचिंग, भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ ने किसी को मार दिया, किसी का घर तोड़ दिया, जला दिया। क्यों? क्योंकि भीड़ को तो सजा ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि भीड़ को सजा देने का कोई प्रोविजन नहीं था। अब है। मैंने आपको एक मूवी का एग्जांपल दिया था, रेड। उस मूवी में ऐसा ही होता है। उस मूवी में क्या होता है कि एक बहुत पावरफुल इंसान रेड रुकवाता है अपने घर में अपने अगेंस्ट, तो वो सब कुछ कोशिश करता है, रेड नहीं रुकती। तो इन दी एंड वो भीड़ बुला लेता है कि मार दो इन सबको। फिर वो बोलता है उस ऑफिसर को कि भीड़ जब तुझे मारेगी ना तो इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में आज तक भीड़ को सजा ही नहीं हो रही। सच बात है। अब मे भी चीज़ें थोड़ी बहुत बदलेंगी। ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है? नाम में तो लिखा ऑर्गेनाइज क्राइम, जो एक सिस्टम के थ्रू, एक सेट ऑफ ऑर्डर्स के थ्रू, एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू किया जाए। हम समझेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम को और कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम ने इंडिया को बहुत डैमेज दिया। क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड को और सीरियस बनाया गया। जैसे इंडिया में आपने शायद सुना होगा एक चीज होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये पहले कानून आया, चीज़ें सीरियस बनाई गई कि फैसला जल्दी आएगा, स्पेशल कोर्ट सेट की जाएंगी। उसके बाद इसमें सजाए मौत भी डाली गई। तो आप चीज़ों को और सीरियस बनाओगे, डर और बढ़ाओगे, तब जाके मे बी ये चीज़ें रुके। बहुत सारी स्टेटों ने एंटी चीटिंग लॉज पास किए, सेंटर ने भी पास किया। अब वो उसको और स्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं, तब जाके मे बी NTA को वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तब जाके मे बी इंडिया में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, अब ये लाइन आप समझो। IPC CRPC भी करंटली चलते रहेंगे साथ साथ में, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे केसेस पुराने कानूनों के हिसाब से ही रजिस्टर भी और अभी चलेंगे आगे, तो वो भी चलते रहेंगे। पर हाँ, अब जो नए केसेस है वो सब इस वाले 3 लॉज के ऊपर बेस्ड हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जीरो FIR। पता है आपको क्या होता है FIR? तो पता है आपको क्या होता है FIR? जैसे मान लो पुलिस कोई चीज को देखने आई, कोई प्रॉब्लम होगी, लोग लड़ पड़े, पुलिस आई, तो उस टाइम पे ना वो बेसिक इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं, पर वो FIR नहीं होती। FIR एक प्रॉपर रजिस्टर में बहुत सारी डिटेल्स के साथ लिखनी होती है। वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, पर FIR एक बहुत ही सीरियस डॉक्यूमेंट होता है। मान लो एक शहर है और वहाँ दंगे हो गए। दंगों की आड़ में किसी ने आपके घर में चोरी कर दी। अब क्योंकि शहर में दंगे चल रहे हैं तो आप अपना घर छोड़ के आगे थे और आपको पता लग गया किसी ने आपके घर में चोरी कर ली। अब आप अपने शहर के पुलिस स्टेशन अभी तो नहीं जा सकते, हालत बहुत ख़राब है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो आप जहाँ हो वहाँ के पुलिस स्टेशन में आपने FIR रजिस्टर करा ली कि मैं अभी यहाँ रह रहा हूँ, पर मेरा घर कहीं और है जहाँ इस टाइम पे दंगे चल रहे हैं और मुझे पता लगा है वहाँ चोरी होगी। आप मेरी यहाँ FIR लिख दो
कल को जब वहाँ सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो इसको ट्रांसफ़र कर देना, उसको बोलते हैं ज़ीरो एफआईआर। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा कि पंजाब और हिमाचल के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया था। तो एक कपल था पंजाब का, उसको कहीं शायद डलहौजी के आसपास उनके साथ मारपीट हुई, वो वापस आ गए तो उनकी ज़ीरो एफआईआर पंजाब में रजिस्टर हुई थी। आप समझ रहे हो, क्योंकि अब उनको लग रहा था अब सेफ नहीं हमारा वापस वहाँ जाना, तो इसको बोलते हैं ज़ीरो एफआईआर। इंडिया में पिछले साल नूह में दंगे हुए थे, उससे पिछले साल दिल्ली में दंगे हुए थे। नहीं, कई बार ऐसी सिचुएशन ही नहीं होती कि आप जाओ और जाके पुलिस स्टेशन में सीधे एफआईआर रजिस्टर करा, तो ज़ीरो एफआईआर काम में आती है। अब ईएफआईआर को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है भाई, इतनी ज़्यादा चीज़ें अब अगर टेक्नोलॉजी बेस हो चुकी हैं, आप किसी को छोटा सा काम होता है, आज के टाइम पे आप कॉल करते नहीं, आप सीधे वीडियो कॉल कर देते हो, तो यहाँ हम वो सब क्यों नहीं यूज़ कर सकते? कोई ऐसा तो नहीं कि भाई फ़ोन और इंटरनेट इतना महंगा है कि कोड्स यूज़ ही नहीं कर सकते, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा मॉडर्नाइज करना ज़रूरी था। अब ट्रैकिंग नेटवर्क, ईएफआईआर्स, और वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में, सब कुछ होगा। होम मिनिस्ट्री ने जो नई मोबाइल एप्लीकेशन, या मतलब वैसे तो पुरानी है पर उसको पुश कर रहे हैं कि और ज़्यादा यूज़ किया जाए, उसका नाम है ई-सिक्योर। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एफआईआर्स को उसी टाइम पे डिजिटाइज कर दिया जाएगा, ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर की जाएगी, जो कि एक काफ़ी बड़ा मूव हो सकता है। इससे क्या होगा, एक इंसान के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम या कोई एफआईआर रजिस्टर्ड है बिहार में, और वो इंसान कल को महाराष्ट्र में जाके कोई क्राइम करता है, तो वो सारा डेटा सेंट्रलाइज किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि अच्छा ये पहले भी कोई क्राइम कर चुका है। ठीक है, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहां पर। अंडर द न्यू लॉज अ पर्सन कैन रिपोर्ट इंसिडेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ज़ीरो एफआईआर करवाई जा सकती है। नए वाले लॉज में लिखा हुआ है एफआईआर फाइल होने के ऑफिसर विल हैव टू शेयर रेगुलर इन्वेस्टिगेशन अपडेट विद कंप्लेंट्स ओवर टेक्स्ट और कॉल्स within 90 day window to probe the case and file a closure and final report। पुलिस के पास 90 दिन का टाइम है, सब कुछ इकट्ठा करो और अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज करो। अब बड़े सारे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अगर आपको कोर्ट से एक समन भेजा गया तो सबसे अच्छी चीज होती है लोग वो समन लेते ही नहीं थे, पता है आपको, अब भाग जाओ, तो कभी प्रूव ही नहीं होगा कि आपने कोर्ट का समन रिजेक्ट किया। आप बस लो ही ना उस समन को, तो ओपोनेंट कभी कह ही नहीं सकता कि हमने इनको इतने समन भेजे। जैसे ईडी नहीं कहती हमने अरविंद केजरीवाल को कितनी बार समन किया, ये आए ही नहीं। चलो अरविंद केजरीवाल कहाँ भागेंगे सीएम ऑफिस से, पर एक इंसान तो भाग सकता है, या वो कभी घर के बाहर ही ना आए। अब वही बात है, आप किसी को टेक्स्ट भी तो कर सकते हो, मेल भी तो कर सकते हो, फिर वो बंदा थोड़ा ना कहेगा मुझे मिला नहीं। बड़ी सिंपल सी चीज थी। समन कैन नाउ बी सर्व्ड इलेक्ट्रॉनिकली, मेल्स यूज की जा सकती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस यूज किए जा सकते हैं, ऐप्स, बहुत कुछ किया जा सकता है। मान लो कहीं पर क्राइम हुआ, एक बड़ा आपको फेमस केस बताता हूं। आपको आरुषि हत्याकांड पता है कहाँ हुआ था? उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब तक वो सीबीआई के पास पहुंचा तब तक किसी ने एविडेंस नहीं ढंग से कलेक्ट किया। अगर मान लो कहीं कोई क्राइम हुआ है और उसी टाइम पे आप वहाँ वीडियोग्राफी करो, फॉरेंसिक्स को बुलाओ, अब तो इतनी सारी चीज़ें हैं भाई। एक नॉर्मल फ़ोन का कैमरा भी ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर देता है कि बाद में हम उसको जूम इन जूम आउट करके जैसे मर्जी स्टडी कर सकते हो। तो हम ये क्यों नहीं कर रहे थे? 1 या 2,000 सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर भी आज के टाइम पे DSLR लेके घूमता है, तो फॉरेंसिक्स वाले, कोर्ट वाले क्यों नहीं? आप समझ रहे हो? तो इन सब चीज़ों को बदलना बड़ा ही ज़रूरी हो गया था आज के टाइम। मे भी अब चीज़ें काफ़ी हद तक सुधरेंगी। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो इसमें से निकल के आया वो था ऑर्गेनाइज क्राइम। बात करते हैं। अभी तक आईपीसी में ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर कुछ बात ही नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे लॉज होते हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो सेंट्रलाइज नहीं होते, स्टेट्स बना लेती है अपने अपने हिसाब से। जैसे साउथ में आपने सुना होगा चंदन के पेड़ की लकड़ी बहुत ज़्यादा बेचे थे, वो अपने हिसाब से कुछ लॉज बना सकते हैं। पंजाब ड्रग्स को लेकर अपने हिसाब से लॉज बना सकता है। जम्मू एंड कश्मीर में थोड़े बहुत टेररिज्म को लेकर लॉज है, सब अपने अपने हिसाब से बना सकते थे। तो
तो ऑर्गेनाइज क्राइम जो था ना, बड़े बड़े ग्रुप्स जो चलाते थे, वो पहले महाराष्ट्र में होता था, बड़ा फेमस होता था मकोका, ये पहले महाराष्ट्र में चलता होता था। पर अब इसको थोड़ा नेशनलाइज लेवल पे ऑर्गेनाइज क्राइम को हैंडल किया जाएगा। बहुत सारे क्राइम्स हैं। अगर आप देखो, भारतीय न्याय संहिता डिफाइन करता है ये सब क्राइम्स किनके द्वारा किए गए, किस सिचुएशन में किए गए, तब जाके उनको ऑर्गेनाइज क्राइम गिना जाएगा, उसको लेकर क्या सज़ा होगी, एक ग्रुप ने किया तो क्या सज़ा होगी, एक इंडिविजुअल ने किया तो क्या सज़ा होगी। अब इस चीज़ को कम से कम आपने डिफाइन कर दिया, जैसे आपने मॉब लिंचिंग को डिफाइन कर दिया। कब कहा जाएगा कि मॉब लिंचिंग हुई है? जब 5 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे किसी को किडनैप करते हैं, मार देते हैं, इंजर कर देते हैं, तब जाके उसको मॉब लिंचिंग के केस में रजिस्टर किया जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने कम से कम डिफाइन तो किया, पहले तो डेफिनेशन ही कोई नहीं होती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, जिन जिन लोगों ने वो कानून इंप्लीमेंट करना है, आईपीएस से लेकर एक पुलिस स्टेशन के एम्प्लॉय तक, सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत तरह की ट्रेनिंग, सबसे पहले ट्रेनिंग शुरू करवाएगा बार काउंसिल। बार काउंसिल की ट्रेनिंग यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। लबासना अपनी ट्रेनिंग शुरू करवा रहा है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को, अब जैसे कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का आना ज़रूरी होता है, एग्रीकल्चर में, तो उनको अपनी ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी। बीपीआरडी को अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ नाम नहीं लिखा, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंडिया में क्राइम रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करती है, क्या नाम होता है उसका? CRBD होता है ना, क्या नाम होता है? क्राइम रिकॉर्ड्स, ऐसे कुछ नाम होता है। होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है बॉडी, सारे क्राइम्स रिलेटेड डाटा को ये लोग स्टोर करते हैं। सेंट्रल क्राइम नहीं, क्राइम रिकॉर्ड्स ऐसे कुछ करके होता है। देखना इसका नाम क्या होता है, मुझे बताना। उसकी अलग से यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो कोशिश की जाएगी कि जिन जिन लोगों ने, क्या नाम होता है, जोर से बोलो, NCRB, सॉरी, हाँ NCR, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। आपको ये जानना है ना, इंडिया में पिछले 10 साल में कितने मर्डर्स हुए, किस किस केस में, आप उनकी वेबसाइट पे जाओ। इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ये ट्रेनिंग्स में। इनको बहुत ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा लोगों को कि अब जो नए लॉज आए हैं उनमें क्या क्या सज़ा है, बड़ा कुछ होगा। तो असल में ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा फेज़ रहने वाला है। अगर ट्रेनिंग सही नहीं हो पाई ना, तो सब कुछ ही ख़राब हो जाएगा। इतना कुछ बनाना, नए लॉज बनाना, सब कुछ ही ख़राब हो जाएगा अगर ट्रेनिंग यहाँ पर ठीक से नहीं हो पाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसी 1 जुलाई की, मतलब 30 जून की रात थी, 1 जुलाई की सुबह हो रही थी, 12 बजकर, पहले एक FIR रजिस्टर होती है दिल्ली में, जो कि दिल्ली पुलिस और एक स्ट्रीट वेंडर के बीच में थी। उसको बाद में क्वॉश कर दिया जाता है कि नहीं, नए कानूनों की पहली FIR ऐसी तो नहीं रखी जाएगी। फिर जो उसकी अगले थी वो असल में हुई थी MP के ग्वालियर में। तो भारतीय न्याय संहिता को पावर में लाते हुए एक FIR को फाइल किया गया था 12:10 AM पे ग्वालियर MP में। ये असल में एक मोटरसाइकिल थेफ्ट से जुड़ी हुई थी। तो इसका जो FIR रजिस्टर हुई वो नए वाले कानूनों के अकॉर्डिंगली हुई। इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था। Earlier report said that the first case was registered under new criminal code was against a street vendor for obstructing a road near New Delhi railway station। फिर बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया था कि नहीं, ऐसे मुद्दे पे नहीं हम करेंगे। पहली FIR चलो कम से कम ऐसा तो नहीं हो, एक स्ट्रीट वेंडर के अगेंस्ट तो नहीं की जाएगी। हाँ, मोटरसाइकिल थेफ्ट को मे भी एक एक्सेप्टेबल चीज़ माना गया। और सोचो इतना बड़ा मुद्दा था कि होम मिनिस्ट्री ने बताया था इसको कि हम वो वाली क्वॉश कर देंगे, पहले वाली, उसकी अगली जो होगी उसको पहले ही मानेंगे, जो ये ग्वालियर से आई। ठीक है, तो आई होप इन 3 नए
कानूनों के थ्रू हम अपनी कंट्री में जो चेंज करने की कोशिश करें, आप उसको समझे। पहले तो वो सब चीज़ें हटाई जाएंगी जो एक तरह से सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के काम की थी, ब्रिटिश पुलिस फोर्सेस के काम की थी, हमारे काम की नहीं थी, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है सेडेशन, देशद्रोह। उसकी ज़रूरत नहीं है इंडिया को। उसके अलावा चीज़ों को इस तरह से, जैसे मान लो एक फीमेल है, आप सोच भी नहीं सकते पहले अगर एक फीमेल पुलिस स्टेशन में जाकर रेप का अगर एक केस रजिस्टर करवाती थी तो उसका जो प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट होता था वो कितना घिनौना होता था। एक 2 फिंगर टेस्ट बोलते थे। अगर आपने उसको सर्च कर लिया ना तो आप सुन के हैरान हो जाओगे। आप सोचोगे कि वो जो विक्टिम है उसके ऊपर क्या बीतती होगी कि उसको ये प्रूव करना है कि अगर उसके साथ एक रेप हुआ, उसके लिए जो मेडिकल टेस्ट उसके साथ होगा वो भी बहुत घटिया चीज़ होती है। अब क्या है, अगर मान लो एक फीमेल या एक बच्चे के साथ, सिर्फ मैं ऐसे नहीं बात कर रहा, एक सेक्सुअल ऑफेंस की नहीं, नॉन सेक्सुअल ऑफेंसेस में भी अब के लॉज मेक श्योर करते हैं कि भाई उनका ध्यान रखा जाए। एक फीमेल ऑफिसर वहाँ ज़रूर होनी चाहिए, जो उनको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए वो मैंडेटरी है। मान लो उसको किसी और तरह की हेल्प चाहिए, भाई उसको घर पहुँचना है, वो सब आपको देना होगा। तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक लॉज बनाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो उसको यूज़ करो। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं इसमें एंड में क्या पता लगता है भाई सबूत ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सबूत जुटाना कोई बहुत मुश्किल काम है कि आपको सीबीआई बुलानी पड़ जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत बार बहुत इजीली समझ में लग रहा होता है क्या हो रहा है, बस आपको थोड़ा सा ऐसा एविडेंस चाहिए जो कोर्ट में प्रूव हो सके। अगर आप थोड़ी सी चीज़ों को मॉडर्नाइज करो तो ये आराम से किया जा सकता है। कहते हैं कि मान लो अगर आप एक घर में चोरी करने जाते हो, अगर आपका हल्का सा सलाइवा भी गिर गया ना वहाँ पर, तो भी 1 हफ्ते तक आपको पकड़ा जा सकता है। 1 हफ्ते तक आपका सलाइवा आपका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो पहली टीम वहाँ पर आए, जो फॉरेंसिक टीम आए, वो बहुत ध्यान रखे चीज़ों का, अच्छे से वीडियोग्राफी हो। अब आप बोलोगे भाई सलाइवा ढूंढते कैसे? बहुत आसान होता है ढूंढना। वो एक टाइप ऑफ यूवी रेज है, वो हर बॉडीली फ्लूइड को दिखा देती है। स्वेट गिराओ, सलाइवा गिराओ, ब्लड गिराओ, सब दिखा देती है। और कुछ बहुत महंगी नहीं आती वो सब चीज़ें, आप उसको आराम से इंक्लूड करवा सकते हो। थोड़ी सी ट्रेनिंग कर चाहिए, थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए। हर चीज़ में अगर आप सीबीआई को बुलाओगे तो पता है क्या होगा, इंसान भरोसा ही बंद कर देगा नॉर्मल पुलिस पे। किसी घर में छोटी सी चोरी होगी ना, बोलेगा भाई सीबीआई को बुलाओ, मुझे नहीं लगता पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो इंडिया में 2-3 पुलिसेस जो बहुत अच्छी जानी जाती है, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू करवा भी दी। तो दिल्ली पुलिस ने 2 जुलाई को ही 35,000 जवानों को ट्रेनिंग के लिए भेजना भी शुरू कर दिया कि सीख कर आओ कि नए लॉज है क्या, और उससे भी ज़्यादा सीखो ये लाए क्यों है, प्रॉब्लम क्या थी पुराने लॉज में। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो एक टेक्निकल सवाल बन सकता है ना, वो 0 FIR पे पक्का बन सकता है। तो 0 FIR का बेस समझो एक ऐसी FIR जो जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ रजिस्टर नहीं होती, कहीं और रजिस्टर होती है, क्योंकि सिचुएशन ही नहीं अभी वहाँ रजिस्टर करनी। हाँ, क्या बाद में 0 FIR को नॉर्मल FIR में कन्वर्ट कर दिया था? बिल्कुल। जहाँ क्राइम हुआ है जब वहाँ सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए तो उसको वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तब तक उसको 0 FIR बुलाया जाता है। ठीक है, ये ऐप आपको जरूर पता होनी चाहिए, ई-साक्षी ऐप। इसके थ्रू EFIRs ऑनलाइन उसी टाइम डिजिटाइज कर दी जाएंगी, रजिस्टर कर दी जाएंगी। इसको लेकर थोड़ा सा ऑपोजिशन अगेंस्ट है। पुलिस अर्लियर हैड 15 days when they could take an accused into custody interrogation for a period of 15 days. Now this window has been extended to 60 days. देखो, जेल जाना भी अजीब अलग अलग होता है। एक वो कस्टडी होती है जिसमें क्रिमिनल पुलिस स्टेशन के अंदर है, एक वो कस्टडी होती है जिससे कोर्ट के थ्रू उसको एक जेल भेजा जा रहा है, जो प्रॉपर जेल होती है, वहाँ वो एक पुलिस स्टेशन नहीं होता। तो इसके भी अलग अलग, जैसे कोई बोले कि भाई हमें 2 दिन की कस्टडी चाहिए, हमने पूछताछ करनी है, तो शायद उसको जेल ना भी भेजे, उसको पुलिस स्टेशन। वैसे सबसे रिकमेंडेड होता है
कि किसी ने कोई क्राइम किया तो उसको पुलिस स्टेशन में 24 घंटे से ज़्यादा रखो ही मत। वो उसके राइट्स के लिए बड़ा डेंजरस है कि वो बिल्कुल पुलिस के साथ है। तो ये भी जब सब चीज़ें होती है मैजिस्ट्रेट के थ्रू करवाई जाती हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यू लॉज में फर्स्ट एड, मेडिकल ट्रीटमेंट ये बहुत ज़रूरी है। अभी क्या होता है कि देखो वैसे बेचारी पुलिस भी अपने हिसाब से क्या ही करे, उनके पास जितने रिसोर्सेज होते हैं वो उसको बेस्ट तरीके से यूज़ करते हैं। कोई भी क्राइम होता है पुलिस सबसे पहले क्या करती है, विक्टिम को उठाती है और आसपास के जो हॉस्पिटल होता है वहाँ ले जाती है। पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर सिर्फ एक फर्स्ट एड या एक मेडिकल एड की ज़रूरत नहीं होती, आपको इंसान को काम करना बहुत ज़रूरी होता है, आपको उसी टाइम पे इंसान को असिस्टेंस देनी बड़ी ज़रूरी होती है। तो वो पुलिस को ट्रेनिंग के थ्रू समझाया जाए। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर अगर एक फीमेल है, एक बच्चा है और वहाँ पर 2 3 4 पुलिस वाले खड़े होंगे तो वो वैसे ही डर जाएंगे, वो वैसे ही नहीं समझा पाएंगे। तो हर चीज़ आप समझो इन नए लॉज में कागजी नहीं है, कुछ चीज़ें एटीट्यूडल चेंज भी मांगेंगी। जिस तरह से पुलिस काम करती है, जो उनका ऑर्गेनाइज सिस्टम, उसको भी चेंज करने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, तब जाके न्यू लॉज कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम एक बहुत बड़ी चीज़ है। स्टेट्स अपने लेवल पे, आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर कानून क्या होता है, क्योंकि गैंग्स बना लेना, बड़े बड़े डॉन्स रख लेना, अपने अंदर पूरा बड़े शूटर्स रख लेना, ये ऑर्गेनाइज क्राइम महाराष्ट्र में एक टाइम पे बड़ा ही फेमस था। तब महाराष्ट्र की सरकार को फील हुआ कि हमें इससे लड़ने के लिए एक प्रॉपर लॉ चाहिए। अब इसको भारतीय न्याय संहिता में डाल दिया गया है। इसके अंदर बहुत सारी क्राइम्स ग्रुप के द्वारा, किसी इंडिविजुअल के द्वारा क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, सब कुछ मेंशन किया गया, जो बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग शायद इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का जो सबसे बड़ा पार्ट है। देखो कागज़ तो क्या है, कागज़ तो आप बदल दोगे, कोर्ट्स भी कागज़ बदलेंगे। सबसे बड़ा पार्ट है ट्रेनिंग, एक पुलिस ऑफिसर की, एक लॉयर की, मे बी एक जज की, एक IPS की, एक DM की, सबकी ट्रेनिंग यहाँ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि भाई अब इंडिया का कानून क्या बोलता है। अगर कोई लास्ट चीज़ है तो अब ना इंडिया में कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे पहले हम बोलते थे कि भाई ये इंसान 420 है, अब नहीं बोल सकते, क्योंकि अब सेक्शन 420 का मतलब ही बदल गया। आप समझ रहे हो? पहले CRPC में धारा 144 होती थी। क्या थी धारा 144? जिसमें असेंबली रोकी जाती, लोगों को इकट्ठे नहीं होने देते थे। अब वो बदल जाएगी। तो कुछ चीज़ें बदलेंगी जो अपने साथ बहुत बड़े मतलब लेकर आती थी। कुछ धाराएं, कुछ सेक्शंस कुछ बदलेंगी जो जिससे पूरा लॉ सिस्टम चेंज होगा। जैसे अभी भी बहुत सारे लॉयर्स, आपको पता है ट्रांसपोर्टर्स बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिट एंड रन को लेकर जो सज़ा है उसके अगेंस्ट है वो, कि आप एक ड्राइवर पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो। तो बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स, डॉक्टर्स अभी भी बहुत सारे, क्योंकि डॉक्टर्स डिमांड कर रहे थे कि ये जो फैमिलीज इकट्ठी हो जाती हैं, डॉक्टर्स को पीटने लगते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ बड़ा होना चाहिए। तो अभी भी बहुत सारे लोग इसके कुछ अगेंस्ट है। कुछ वकील कह रहे हैं कि सही है भाई, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं भाई, अभी भी बहुत सारी कमी। देखो मेरे हिसाब से सही एक होगा कहना कि हमने शुरुआत तो की। चीज़ों को अगर परफेक्ट थोड़ी ना हो सकती है। आपको मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूँ। जब शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में डीजल बैन किया था ट्रांसपोर्टर्स के लिए, बसेस के लिए, ट्रक्स के लिए, तो ऐसे लगने लगा था कि दंगे हो जाएंगे दिल्ली में। आज हमको समझ में लगता है वो कितना बड़ा डिसीजन था। अगर वो ना आया होता ना तो लिटरली दिल्ली में सांस नहीं आती। आज दुनिया का सबसे बड़ा CNG बसेस नेटवर्क दिल्ली में, दुनिया का सबसे बड़ा CNG टैक्सी नेटवर्क दिल्ली में। तो बहुत बड़ा स्टेप लिया था उन्होंने। शुरू में सबने रिजेक्ट कर दिया था, ये क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। पर बाद में जाके समझा गया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। मे बी ये 3 क्रिमिनल लॉज भी ऐसे बनेंगे कि जिनको अभी बिल्कुल ज़्यादा, मतलब काफ़ी लोग इसके ऑपोजिशन में, आगे जाके इनको परफेक्ट बनाया जाएगा और एक न्यू इंडिया का जो पूरा एक क्रिमिनल स्ट्रक्चर होगा, किसी को सज़ा देने का स्ट्रक्चर होगा, उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाएंगे 3 का। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। नहीं तो मेरे हिसाब से जो कुछ आपके, देखो अपना इसमें बड़ी सारी चीज़ें थी।
उसमें इतने सेक्शन है, इसमें इतने सेक्शन, उसमें ये चीज़ है। मेरे को नहीं लगता वो आपके लिए किसी भी तरह से ज़रूरी है। आप लॉ के स्टूडेंट्स नहीं हो, आपके लिए जो बड़ी बड़ी चीज़ थी वो मैंने यहाँ पर सारी इंक्लूड करवा दी, ठीक है। कोई भी अगर आपका डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो। जो सबसे मुश्किल आपके लिए होने वाला है, सबसे मुश्किल वो होने वाला है ये याद करना कि क्या क्या बन गया। पुराना किस साल में आया था, नए में तो साल की प्रॉब्लम ही नहीं है, सारे 2023 है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए अभी ये कहीं गए नहीं, अभी ये रेलेवेंट है। तो आईपीसी क्या था, इंडियन पेनल कोड, उसकी जगह क्या आया, भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी क्या था, सीआरपीसी क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसकी जगह है भारतीय नगर सुरक्षा संहिता। और एविडेंस एक्ट की जगह है साक्ष्य संहिता। एक इसमें छोटा सा डिस्प्यूट आपको बता देता हूँ कि भाई साउथ की स्टेट्स कह रही हैं कि आप संस्कृत में क्यों लेकर आए हो। देखो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना इंडिया में कि संस्कृत नॉर्थ की लैंग्वेज। आप एक बार हिंदी को भी नॉर्थ की लैंग्वेज बोल लो, पर संस्कृत नॉर्थ की या साउथ की या कहीं की लैंग्वेज थोड़ी ना है। तो होम मिनिस्ट्री से पूछ लिया गया कि भाई ये क्या किया आपने, तो होम मिनिस्टर ने बोला कि भाई नाम संस्कृत में होगा, अंदर जो कुछ लिखा है वो तो सारी इंडिया की शेड्यूल 14 की 14 लैंग्वेजेस में। आप समझ रहे हो, इंडिया में जितनी भी शेड्यूल लैंग्वेजेस है सभी में इनको ट्रांसलेट किया गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई इन बिल्स का नाम अगर संस्कृत में रख दिया तो ये तो नॉर्थ वालों के हिसाब से बिल्स हो गए। पहली बात तो नॉर्थ में कहाँ ही संस्कृत बोली जाती है। आपको पता है इंडिया में एक लौता गांव जहां आज भी संस्कृत बोली जाती है वो कहाँ है, ढूंढ के लाना। नॉर्थ में तो नहीं है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा डिश। देखो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है कि आपने संस्कृत में क्यों लिख दिया इनका नाम, अब 420 का मतलब बदल जाएगा। ये बस ऐसी बातचीत की चीज़ें हुई कि डिस्कशन में लोगों ने बोल दिया। अंदर से जो वो लॉज है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या वो चेंजेस लेकर आएंगे, वो कुछ ही दिनों में हमें पता चलेगा और उसके बाद में भी हम समझ पाए, ठीक है। ठीक है, जो रेगुलर करंट होगा कल सुबह की क्लास में हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू। है चलो एक लास्ट डिस्कशन कर लेते हैं, बैठ जाओ। आपके हिसाब से इंडिया में कितने कानून हैं? कई 100,000 कानून। क्या वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं? नहीं लिखे हैं। लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे जाते। क्या इनको इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी? बताओ, पड़ी होगी? चलो कल की क्लास में 2 चीजें ढूंढ के लाना, क्या इनसे जुड़ी। अच्छा ये बात बताओ, जब 2017 में जीएसटी को लेकर आए थे क्या तब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ गया था? 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये भी बोल देता है कि जीएसटी काउंसिल, जिसकी अभी कौन सी भी मीटिंग हुई है 53rd, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन जाता है, मतलब उसकी पावर बढ़ा दी गई थी। तो आपने 2 चीज़ें ढूंढ के लानी है, एक वो कौन सा गांव है जहां आज भी संस्कृत बोली जाती है इंडिया में, दूसरा क्या इनसे जुड़ी हुई एक भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है या नहीं है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। थैंक यू।